हेलो फ्रेंड्स, आज हम 25 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं जो कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, शब्द जो भी है बोल्ड में उसका। तो पढ़ते हैं, द चॉइस वॉज जुडिशियस एज फर्दर इवेंट्स प्रूव्ड। तो ये कह रहा है कि जो चॉइस थी, जो भी न्याय था, जो भी प्रक्रिया थी, वो काफ़ी हद तक जुडिशियस साबित हुई। जुडिशियस मतलब कि न्यायपूर्ण, मतलब कि आप कह सकते हैं सावधानी पूर्वक जो लिया गया कोई डिसीजन था, जो चॉइस था, उसी को आप जुडिशियस कहेंगे। और इसका करेक्ट सिनोनिम अगर आप देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रूडेंट, जिसका मतलब कि होता है सावधानी पूर्वक। हेस्टी माने जल्दीबाजी में कुछ करना, सिली मतलब कि जो कोई मूर्खता वाली चीज़ हो, रिडिकुलस भी मतलब जो हंसाए या कोई चीज़ जो इरेलीवेंट हो। तो फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। सेकंड में अगर आप देखें तो ये आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। पढ़ते हैं, वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ फेवर। अब देखिए, माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ फेवर की जगह कॉल्ड मी होना चाहिए, एंड आस्क्ड फॉर अ फेवर, ASKED। तो ये जहाँ दिया हुआ है वहीं आपकी गलती है। माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर फेवर, जब मैं जा रहा था, वॉक कर रहा था स्टोर पे, तभी मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मदद मांगी। थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगर आप आगे चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो ये आपको करेक्ट होमोफोन फिल करने को कह रहा है। होमोफोन मतलब क्या होता है? एक सा साउंड करने वाला शब्द, लेकिन मतलब और स्पेलिंग अलग होती है। रूबी गेव हर मदर अ हग एंड ऑफर्ड टू नीड द। नीड मतलब क्या होता है? गूंथना। जो आप गूंथते क्या है? आप गूंथते हैं आटा। आटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी अगर देखें, फ्लोरा मतलब होता है आपका जो वनस्पति, आपकी सारे फूल पत्तियाँ। फ्लोर मतलब ये ज़मीन वाला फ्लोर होता है, फर्श। और ये फ्लेवर मतलब होता है स्वाद। तो फ्लोर ही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिए हुए हैं, उसे मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें बदलना है। तो अगर आप रफली पढ़ें तो समेटिव असेसमेंट इज़ द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। शुरुआत ए से तो नहीं लग रही है। आगे देखिए, दिस न्यू पैटर्न, समेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। द CBSE envisages two types of examination, formative and summative। नहीं, यहाँ से शुरुआत हो सकती है, तो सी से शुरुआत सिर्फ एक में दी हुई है, तो यही आपका आंसर मिल गया। CBSE ने दो तरह की एग्जामिनेशन पद्धति को फॉलो किया, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। ठीक है, फिर डी पे चले अगर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इज़ डन थ्रू कन्वर्जेशन, क्विजेज, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। फॉर्मेटिव के बारे में बता दिया इन्होंने कि ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें कि कन्वर्जेशन होती है, क्विजेज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने समेटिव के बारे में बताया। समेटिव असेसमेंट इज़ द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म। समेटिव असेसमेंट मतलब उसने पूरे साल भर क्या पढ़ा उसके बारे में बताता है। ठीक है। उसके बाद बी, दिस न्यू पैटर्न इंश्योर्स दैट बिसाइड्स जस्ट टेक्स्ट बुक टीचिंग एंड लर्निंग, इफेक्टिव चाइल्ड टीचर इंटरेक्शन इज एनकरेज्ड। इस न्यू पैटर्न में क्या था कि सर आप सिर्फ आप टेक्स्ट बुक से ना पढ़कर टीचर और चाइल्ड के बीच में भी एक इंटरेक्शन को इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे। सेकंड करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट वर्ड पूछ रहा है। पढ़ते हैं पहले। इन एनी टाइम ऑफ क्राइसिस मतलब किसी भी समय क्राइसिस के, देर इज़ ऑलवेज वन मोमेंट दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल दी अदर। क्राइसिस के समय में भी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है जो कि बाकी सारे मोमेंट से बेहतर होता है, अलग होता है। अब आपको मोमेंट की सही स्पेलिंग चाहिए, जो कि होती है ऑप्शन नंबर सेकंड में, MOMENT। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो जंबल्ड ऑर्डर में फिर से आगे सेंटेंस, इसको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। तो पढ़ के देखते हैं। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लीड टू सक्सेस द जर्नी में सीम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अब देखेंगे, अगर आप हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस के बाद अगर आप यहाँ पे आएँ, लीड टू सक्सेस मतलब पी के बाद ओ, फिर क्यू, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, ठीक है, फिर आर, द जर्नी में सीम। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हार्डवर्क और परसिवरेंस जो है वो आपको सक्सेस पे लेके ही जाती है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट रास्ता हो, आप कामयाब होते ही हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए, ये आपको अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। आई पिकड अप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगैन टू डांस ग्रेसफुली। अब देखिए, डांस ग्रेसफुली जो है ये क्लॉक के लिए, मूविंग मतलब लिविंग चीज़ों के लिए डांस ग्रेसफुली होगा। यहाँ पे बात हम घड़ी की कर रहे हैं, तो घड़ी क्या करेगी?
धीरे धीरे घड़ी का समय बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए हमारे पास शब्द क्या है, मूव ग्रेजुअली। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलें तो देखिए स्पेलिंग एरर के बारे में पूछ रहा है, कौन से सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है। तो पढ़ के देखते हैं एक एक करके। इंट्रीगिंग एज इट इज़ द हाउस वॉज नेवर सोल्ड बिकॉज इट वॉज थॉट टू बी हॉन्टेड। मतलब ये काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि वो घर कभी बिका नहीं क्योंकि उसे लोग मानते थे कि वो हॉन्टेड है, मतलब भूतहा है। तो इसमें तो कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ये करेक्ट है। आगे चले, इंट्रीगिंग की स्पेलिंग देख लीजिएगा यहाँ पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू एक्नॉलेज देयर ह्यूमैनिटी एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर इन्वेंशंस। मतलब कि साइंटिस्ट के लिए ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ वो आविष्कार कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए कैसी आगे साबित होगी। तो इसमें भी देखिए कुछ वर्ड्स एक्नॉलेज जैसे आपको ये सीख लेना चाहिए। ह्यूमैनिटी तो ईजी है, इम्प्लीकेशंस, ये सारे स्पेलिंग्स आने चाहिए, सारे ही सही हैं। ऑप्शन ये भी करेक्ट है। आगे चलें, देर आर मैनी बिलीव्स अबाउट एंशंट आर्टिफैक्ट्स दैट सम ऑफ देम आर पेटेंटली नॉट ट्रू। देखिए यहाँ लिखा है देर आर मैनी बिलीव्स, देर आर मैनी बिलीव्स ना हो क्या, बिलीव होगा ये वाला बिलीव्स। वो जो बिलीव है वो एक वर्ब है, एक्शन के बारे में बताता है, जबकि ये बिलीव जो है ये एक नाउन है। तो यहाँ पे हमें नाउन का इस्तेमाल करना था, इसलिए ये वाला जो वर्ड है ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये बिलीव्स लिखा है, या बिलीव्स होना चाहिए। बाकी लास्ट अगर देख ले तो फर्मेंटेड एप्पल जूस इज टाउटेड टू हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स दो मोस्ट आर एनेक्डोटल एंड नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक फैक्ट्स। मतलब जो फर्मेंटेड एप्पल जूस है वो माना जाता है कि वो आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट अभी है नहीं, ये बस पुरानी जो बातें चली आ रही हैं उसी के बेस पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये सारे शब्द सही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। नाइन्थ में अगर आप चले तो फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, द मदर कुडंट डैश सच एन इंसल्ट फ्रॉम हर सन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो जो मदर थी वो अपने खुद के सन द्वारा, अपने खुद के बेटे द्वारा इंसल्ट को सह नहीं पा रही थी। बेयर होगा यहाँ पे शब्द, बेयर का देखिए यहाँ पे सारे के सारे बेयर एक से हैं, लेकिन ये वाला बेयर है, इसका मतलब क्या होता है, सहन करना। और यहाँ पे इसी शब्द के बारे में बात हो रही है। ये बेर जो होता है वो जो जब लोग मर जाते हैं जो जिस पे उन्हें रखा जाता है उसे कहते हैं। ये बेर तो जो पीने वाला होता है, और ये बेर माने जो नग्न होता है, जो जिस पे कोई कपड़ा या कोई चीज़ ना हो। फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रामेटिकल एरर पहचानना है आपको, तो पढ़ते हैं। प्लीज़ गो एंड मीट द चेयर पर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। अब देखिए फ्यू नेक्स्ट डेज, ये पढ़ के ही अजीब सा लग रहा है। फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज नहीं होगा, फॉर अ फ्यू डेज होना चाहिए, फॉर अ फ्यू डेज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें गलत आंसर हो जाएगा। फॉर अ फ्यू डेज होता है, अवे फॉर अ फ्यू डेज। देखिए अ वाला पार्ट यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली गलती है, इसीलिए हम थर्ड के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। द लाइन अराउंड द रग्ड रॉक्स द रैग्ड रास्कल रैन यूजेस द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबस। मतलब ये अलंकार के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे देखिए इसमें आर आर आर, इधर भी आर, इधर भी आर और इधर भी आर, ये इस तरह के वर्ड जब बार बार यूज़ होते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन या कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। सिमिली तो होता है आपका उपमेय अलंकार, एलिगेटर माने होता है कथा स्वरूप, और एपिथेट का मतलब होता है विशेषण। फर्स्ट करेक्ट है इसमें। 12th में चलें तो वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह रहा है, मतलब अंडरलाइन पार्ट के लिए वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह रहा है, वन वर्ड बताने के लिए कह रहा है। द सोल्जर्स स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। शॉर्ट स्वॉर्ड मतलब आपने देखा हो जो जैसे गदर पिक्चर में था, गन के आगे एक छोटी सी चाकू जैसी चीज़ बनी हुई थी, उसे आप क्या कहते हैं? तो उसके लिए हमारे पास शब्द क्या है, बायोनेट कहते हैं उसे, बेयोनेट। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। हिज फादर्स आर्म वॉज बैंडेज्ड बाय द काइंड नर्स। वॉज वाले पार्ट आ गया, माने आपके आंसर में पास्ट का सेंस होना चाहिए। हैज़, हैव, हैड, बीइंग कुछ नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी का भी फॉर्म नहीं है। देखिए यहाँ हैड है, यहाँ हैज़ है, दोनों को काट दीजिए। हैड वाला तो पास्ट का फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड कुछ था नहीं, तो वो नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगर देखें आप, द काइंड नर्स बैंडेज्ड हिज फादर्स आर्म, ठीक है,
बैंडेज से हमारा पास्ट वाला सेंस आ गया, लेकिन यहाँ बैंडेजेस आ रहा है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें अगर 14 पे, तो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द लेट का। शी लेफ्ट द पार्टी लेट, लेट का हो जाएगा अर्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसने पार्टी को जल्दी मतलब चली गई बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन डाल रखी थी कि आपको समय से पहले घर आ जाना है, तो पहला करेक्ट है। आगे चलें अगर 15 पे, तो देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली, हमें घर को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बीइंग आ गया, ये आईएनजी का सेंस होता है तभी आता है, तो इसीलिए ये गलत। हमारे सेंटेंस में हैज़ हैव हैड कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब इन दो में आपको पहचानना है। द हाउस शुड बी क्लीन, देखिए वी शुड क्लीन है तो यहाँ पे क्लीन्ड ईडी आ जाना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, द हाउस शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली बाई अस, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे अगर थोड़ा चले तो देखिए 16 क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पहचानने को कह रहा है अंडरलाइन पार्ट के लिए। अनश्योर दिया हुआ है, आई हर्ड हिज सजेशन बट आई एम क्वाइट अनश्योर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, मैंने उनके सजेशन सुने लेकिन मुझे उसमें किस तरह के रिस्क हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अनश्योर माने जब आपको कोई चीज़ का अंदाज़ा ना हो, आप श्योर ना हो, तो उसके लिए एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन, माने कि श्योरिटी जहाँ पे हो, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इंटरेस्टेड मतलब कि आप रुचि हो, थॉटफुल मतलब आप जब विचार करें इस चीज़ पर, डाउटफुल माने अगर आपको संदेह हो, इस तरह की तो कोई चीज़ है नहीं, इसीलिए थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए तो फिर से अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ते हैं। द बिट्रेयर ऑफ द कंट्री वॉज एट लास्ट अनमास्ड, जो देश के साथ जो देश का जो धोखेबाज था उसको फाइनली अनमास्क किया गया, मतलब उसके चेहरे से नकाब हटा दिया गया। बिट्रेयर ऑफ द कंट्री के लिए हमारे पास शब्द है ट्रेटर, जो कि अपने देश के साथ धोखा करता है। थीस्ट मतलब क्या होता है, जो कि ईश्वरवादी हो। ट्रॉन्ट मतलब होता है जो कोई गैर हाजिर रहे किसी जगह से, और ट्रांसग्रेसर मतलब होता है जो आगे की तरफ बढ़े, है ना, ट्रांसग्रेस करे, आगे की तरफ बढ़े अटैक करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 18th में चले तो देखिए आपसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है। इट वॉज हिज डिसेंसी दैट ही एम्प्लॉयड हिम, वो उसकी डिसेंसी थी, मतलब उसकी वो डिसेंसी थी मतलब अच्छा बिहेवियर था। कर्टसी मतलब कि विनम्र था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सिनोनिम भी हो जाएगा। डिसेंसी कर्टसी मतलब किसी का अच्छा व्यवहार जिसकी वजह से उसने एम्प्लॉय उसे कर दिया, उसे जॉब पे रख लिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। रूडनेस में कोई जॉब पे क्यों रखेगा। डिसेप्शन माने धोखेबाजी, और परवर्जन का मतलब होता है विकृत करना, तो सेकंड करेक्ट है। 19th में चले तो ईडियम का मतलब पूछ रहा है लेट द डस्ट सेटल, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टन, मतलब किसी सिचुएशन के क्लियर हो जाने या सेटल हो जाने का इंतज़ार करना होता है। थर्ड करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20th पे अगर आप चलें तो देखिए यहाँ पे भी ईडियम से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ईडियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ड्यू टू हर इम्पावरिज स्टेट मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट, उसका जो इम्पावरिज्ड स्टेट था मतलब कि गरीब स्थिति के कारण उसके जितने भी अधिकांश रिश्तेदार थे वो उसे क्या करते थे, उसे कंटेम्प्ट के उससे देखते थे, मतलब कि ईर्ष्या से देखना, दुख गुस्से से देखना, या ऐसे देखना कि भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उस तरह का जो फीलिंग होता है। तो उसके लिए हमारे पास शब्द क्या है, टर्न अप देयर नोज एट हर, मतलब कि उसे तुच्छ समझते थे। टर्न अप देयर नोज का मतलब क्या होता है, टू लुक डाउन अपॉन समवन या टू डिसरेस्पेक्ट समवन। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम पैसेज पे, तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, तो पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब ग्लोबली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, डैश ऑलरेडी अकर्ड, विच हैव ऑलरेडी अकर्ड, विच हैड ऑलरेडी अकर्ड, क्या होगा इसमें, विच हैव या दैट हैज़। यहाँ पे दैट हैज़ सबसे अप्रोप्रिएट है, दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि जो टेम्परेचर है ग्लोबली बढ़ना वो शुरू हो चुका है। दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज़ लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट ब्रिंग डैश हीट वेव्स, दैट ब्रिंग व्हाट हीट वेव्स, माइल्ड बहुत ज़्यादा गर्मी पहुँचाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंटेंस होगा, इंटेंस हीट वेव्स लाते हैं। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आते हैं, एंड ड्रॉट्स, devastating floods and increasingly powerful hurricanes and tropical storms.
जो ये टेम्परेचर बढ़ा जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सट्रीम वेदर हुआ, जिससे कि इंटेंस हीट आई, साथ ही साथ ड्रॉट आया, ड्रॉट माने आपका सूखा आया, डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए जिसने कि सब तहस नहस कर दिए, और बहुत ही पावरफुल हरिकेन्स मतलब कि चक्रवात आने लगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट था। आगे चलें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स मीन्स द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज़ इंक्रीजिंग एंड इज़ डैश एक्सेलरेट। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट है, एंड इज़ डैश एक्सेलेट एंड इज़ लाइकली टू, मतलब कि ज़्यादा चांस है आगे भी कि इस तरह से एडवर्स इफेक्ट जो हमारे हेल्थ पे है वो होता ही रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट था। थोड़ा ऊपर और कर देता हूँ मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आप ऑप्शंस देख पाएँ। बट देर इज़ रूम फॉर होप, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ उम्मीद है चीज़ों के ठीक होने का। कब? पर्टिकुलरली इफ़ गवर्नमेंट टेक एक्शन नाउ टू डैश द प्लेज, एक्शन नाउ टू व्हाट, टू ऑनर द प्लेज, टू टेक द प्लेज, या टू वॉच द प्लेज या कीप द प्लेज। प्लेज तो पहले ही ले लिया गया था कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ये ग्लासगो इन 2021 के नवंबर में एक प्लेज ले लिया गया था, तो उस प्लेज का हम ऑनर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, है ना, उसका सम्मान करेंगे। तो यहाँ पे ऑनर हो जाएगा। एंड टू गो फर्दर इन रिजॉल्विंग क्लाइमेट क्राइसिस, और हम आगे बढ़ते हुए क्लाइमेट क्राइसिस को और रिजॉल्व करेंगे। उस प्लेज में यही कहा गया था कि हम ये प्लेज लेते हैं कि हम क्लाइमेट को, और ये जो क्लाइमेट जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। अभी उसको ऑनर करने का समय आ गया है। आगे चलें, फिर लिखा है WHO इज़ डैश गवर्नमेंट्स टू लीड अ जस्ट, इक्विटेबल एंड फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तो WHO इज़ क्या है? WHO इज़ कॉलिंग फॉर का क्या मतलब होता है? कॉलिंग फॉर का मतलब होता है मांग करना किसी चीज़ का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे होगा। कॉलिंग फॉर का मतलब होता है किस तरह से मांग करना। तो WHO की ये मांग है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक इक्विटेबल जीवन जिए और फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो भी निर्भरता है उसे कम से कम करें, जिससे कि आगे फ्यूचर में हमें क्लीन एनर्जी मिल सके। ऑप्शन थर्ड के साथ हम यहाँ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।